घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आज सबसे बड़ा सवाल में मैं फिर से बात करूंगा गांव देहात की। इस कोरोना काल में, इस संकट काल, संक्रमण काल, आपदा काल में शहरों की बहुत बात हो रही है, लेकिन गांवों को नजरअंदाज किया जा रहा है। उसमें हम भी शामिल हैं। गांव देहात की बहुत ही कम रिपोर्टिंग हो रही है और लगातार वहां पर केस बढ़ते जा रहे हैं। आपको मैंने बताया था देश में 700 जिले हैं, उनमें से 533 जिलों में कोरोना का संक्रमण फैल गया है। 10% से ज्यादा पॉजिटिविटी रेट है, यानी कि 10 लोग अपना टेस्ट कराएं, एक को कोरोना संक्रमित पाया जा रहा है। और यह आंकड़ा तब, जबकि आप भी जानते हैं, अगर आप गांव देहात से वाकिफ हैं, वहां टेस्टिंग नाम की चीज ही नहीं हो रही है। उसमें पॉजिटिविटी रेट 10% से ज्यादा का है और 42% ऐसे इलाके हैं इन 533 जिलों में जहां जो राष्ट्रीय दर है 20 से 21% पॉजिटिविटी रेट की, उससे भी दुगने की पॉजिटिविटी रेट है। 6 राज्य ऐसे हैं जहां पर 30 से ज्यादा जिलों में संक्रमण फैला हुआ है। ऐसे में आज प्रधानमंत्री मोदी देश के सामने आए। 8वीं किश्त जो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि है 2000 रुपए की, हर चौथे महीने जो 2000 रुपए किसानों को दिए जाते हैं, वो किश्त जारी की प्रधानमंत्री मोदी ने। किसानों से बात भी की। सरकार लगभग 20,000 करोड़ रुपए खर्च करेगी, सीधा किसानों के खाते में जाएंगे। 9.5 करोड़ के करीब ये किसान हैं जिनके खातों में ये पैसा जाएगा। 9.5 करोड़ से भी ज्यादा है, 9.5 का तो सीधा गणित 19,000 करोड़ बनता है। और प्रधानमंत्री ने कहा कि देखिए, यह मुश्किल वक्त है, 100 साल बाद ऐसी भीषण महामारी आई है, यह हमारी परीक्षा ले रही है। हमने अपने करीबियों को खोया है। जो दुख, जो कष्ट देशवासी महसूस कर रहे हैं, मैं भी उतना ही महसूस कर रहा हूं। और उन्होंने कहा खास गांव वालों के लिए कि आप सावधान रहें। लेकिन सवाल यहां पर यह उठता है, क्या सरकारें सावधान हैं, चौकस हैं, चौकन्नी हैं? गांव देहात को लेकर जहां पर 2/3 जनसंख्या रहती है, क्या वहां टेस्टिंग हो रही है? क्या वहां पर बेड, ऑक्सीजन, दवाइयों का मुकम्मल इंतजाम किया जा रहा है? इसका सीधा सा उत्तर है नहीं। तभी तो हम उत्तर प्रदेश में देखते हैं, गंगा नदी में, उत्तर प्रदेश हो चाहे बिहार हो, अधजली लाशें तैरती हुई दिख रही हैं। वो तस्वीरें दिखाइए, वो बक्सर जिले की हों, बिहार में। अब तस्वीरें हमारे सामने आई हैं उन्नाव की। उन्नाव में नदी किनारे, नदी के तट पर यह तस्वीरें आपको दिखा रहा हूं। लाशों को दफनाया जा रहा है और यह पुरानी तस्वीरें नहीं हैं, ना ही ये कि भाई 1 2 साल 4 साल 10 साल पहले किसी को दफनाया गया। वो तस्वीरें नहीं दिखा रहा हूं। गांव वाले, वहां के प्रत्यक्षदर्शी, मेरे सहयोगियों को उन्होंने बताया, हर रोज 20 30 15 10 ऐसी लाशें मिल रही हैं जो वहां दबाई गई। रेत बह गया तो ये उजागर हुई हैं, अब उन्हें फिर से दबा दिया गया। तो गांव देहात की हालत क्या है, ये तस्वीरें इसकी बानगी मात्र हैं। और हमें चौकस होने की क्यों जरूरत है? 2000 रुपए सरकार ने दिए हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन इससे नैया पार हो जाएगी क्या गांव देहात में जो लोग बैठे हैं? और ये सवाल मैं क्यों उठा रहा हूं?
हमेशा थोड़ा अतीत में झांकना चाहिए। जब पहली लहर आई थी कोरोना की, इस संक्रमण की, पिछले साल, तो हमारी अर्थव्यवस्था ने 28.9% का गोता खाया था, गोता लगाया था। और तब यह लहर शहरों तक सीमित थी। गांव देहात में आपने नहीं सुना पिछले साल कि संक्रमण फैल गया है। और हमारी डूबती अर्थव्यवस्था को किसी ने सहारा, किसी ने संबल दिया था, तो यही गांव देहात था। कृषि क्षेत्र की विकास दर 3.9% थी। अपने मजबूत कांधों पर गांव देहात के लोगों ने, किसानों ने, मजदूरों ने हमारी अर्थव्यवस्था को संभाले रखा था। लेकिन अब गांव देहात में पहुंच गया है। 2,000 रुपए तो आपने दे दिए, पर इस वक्त कई जगह तो गन्ने का सीजन खत्म ही हो गया है, यानी कि मिलें बंद हो गई हैं। कई जगह अभी भी गन्ना खड़ा हुआ है खेतों में, कटाई बाधित है क्योंकि मजदूर नहीं है। यह कैच 22 सिचुएशन है। किसान करे तो क्या करे, गन्ना कटवाए तो मजदूर लगेंगे, आपको उनके साथ काम करना होगा, फिर आप मिल में जाएंगे, वहां पर बुग्गियों की, ट्रैक्टर ट्रॉलीज की कतारें लगेंगी, तो संक्रमण और फैल सकता है। बहुत से लोग अपने घर में ही बैठे हैं कि गन्ने को खड़ा रहने दो, सूखने दो चाहे, पर किसानों की कोई मासिक आय तो होती नहीं है। आप जानते ही हैं 6,426 रुपए 2013 में जो आखिरी आकलन किया गया था, उसके बाद एक और आंकड़ा आया 8,931 रुपए प्रति माह। एक किसान की आय है 8,931, सरकारी आंकड़ा 6,426 का है। अब वो अपनी फसल नहीं ले जा सकता। साथ ही साथ गन्ने की कटाई भी हो रही है, गन्ने की बुआई भी हो रही है, और ये लेबर इंटेंसिव होती है एक्सरसाइज। आपको मजदूरों की जरूरत पड़ती है, वो है नहीं। अगले महीने धान, जीरी भी जिसे कहते हैं, चावल की बुआई शुरू हो जाएगी। वो बुआई कैसे होगी? और जो मैं गन्ने की बात कर रहा था, सीजन कहने को खत्म हो रहा है, लेकिन अभी तक 23,000 करोड़ रुपए बकाया है। 23,000 करोड़ रुपए गन्ना किसानों को बकाया है, जो अक्टूबर से मई तक का सीजन होता है उसके। उत्तर प्रदेश में बहुत गन्ना होता है, वहां पर 119 शुगर मिल हैं, चीनी मिल हैं, 95 बंद हो चुकी हैं, और 40 लाख जो किसान हैं इन चीनी मिलों पर, उनके 11,700 करोड़ रुपए बकाया हैं। 11,700 करोड़। तो किसान की जेब में क्या जा रहा है? ठन ठन गोपाल बैठा हुआ है किसान, और आगे बुआई भी करनी है और खर्च भी है। यह अपने आप में बहुत बड़ा संकट है। मनरेगा मजदूरों के लिए, गांव देहात में रहने वालों के लिए एक बड़ा कुशन की तरह काम करता है कि 100 दिन का काम मिलेगा। लेकिन अभी सरकार के आंकड़े आए भी नहीं, और आंकड़ों पर गौर करने वाली बात होगी जब अप्रैल, मई, जून के आंकड़े आएंगे। कितना मैन डेज ऑफ लेबर उपलब्ध हुआ, कितने लोग काम कर पाए, क्योंकि सन्नाटा पसरा हुआ है गांवों में। बहुत से गांवों को तो कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है। सरकारी आंकड़ों में दर्ज ना होने से इस हकीकत को दबाया या छिपाया नहीं जा सकता कि गांव की हालत बहुत ही बुरी है। अभी वहां मौतें हो रही हैं कि जी बीमार था, बुखार आया, मौत हो गई। कोरोना से मौत के नाम पर यह मौत दर्ज नहीं होगी क्योंकि टेस्टिंग ही नहीं हुई। तो सही तस्वीर तो हमारे सामने अभी तक आई ही नहीं है।
और ऊपर से मैं आपको पेट्रोल और डीजल के आंकड़े भी बता दूं। पेट्रोल फिर से शतक मार चुका है। श्रीगंगानगर में 103 रुपए 27 पैसे आज के दाम हैं। भोपाल में 100 रुपए 38 पैसे। और श्रीगंगानगर में डीजल भी 100 रुपए के नजदीक पहुंच गया है। 98 रुपए 70 पैसे। भोपाल में 91 रुपए 31 पैसे। मुंबई में 90 रुपए 11 पैसे। और डीजल पर अच्छा खासा निर्भर करती है गांव देहात की अर्थव्यवस्था। वो ट्रैक्टर चलाना हो, डीजल पंप चलाना हो, ट्यूबवेल चलाना हो, इन सब में डीजल का इस्तेमाल होता है। तो इन समस्याओं से क्या हम अनभिज्ञ हैं या ये हमारी प्राथमिकता नहीं है? इस पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन प्रधानमंत्री ने आज क्या कहा उस पर गौर कीजिए। मैं देश के सभी किसानों को, गांव में रहने वाली सभी भाई बहनों को कोरोना से फिर सतर्क करना चाहता हूं। ये संक्रमण अभी गांव में भी तेजी से पहुंच रहा है। देश की हर सरकार इससे निपटने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। इसमें गांव के लोगों की जागरूकता, हमारी पंचायती राज से जुड़े जो भी व्यवस्थाएं हैं, उनका सहयोग, उनकी भागीदारी उतनी ही आवश्यक है। आपने देश को कभी निराश नहीं किया है। इस बार भी आपसे यही उम्मीद है। तो किसानों ने, गांव वालों ने देश को कभी निराश नहीं किया है, लेकिन सरकारें क्या किसानों को निराश कर रही हैं, गांव वालों को निराश कर रही हैं। ऐसे में आज का सबसे बड़ा सवाल, गांव वाले रहे सावधान, सरकार है सावधान? और 2000 रुपए से किसानों की नैया होगी पार? क्योंकि समस्या विकट है, विकराल होती जा रही है। चर्चा में मेरे साथ बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, सबसे मुखर प्रवक्ता संबित पात्रा, डॉक्टर संबित पात्रा, पेशे से ये डॉक्टर हैं। महामारी क्या होती है ये भली भांति समझते हैं, खुद एक कोरोना वॉरियर हैं। मेरे साथ कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता अभय दुबे, विजय सरदाना, जाने माने अर्थशास्त्री, गांव देहात को भली भांति जानते हैं, पहचानते हैं, देवेंद्र शर्मा, फॉरमोस्ट एग्रीकल्चरल इकोनॉमिस्ट इन द कंट्री, और किसान नेता, भारतीय किसान यूनियन के महासचिव युद्धवीर सिंह मेरे साथ हैं। तो संबित पात्रा, क्या गांव देहात हमारी प्राथमिकता है? और प्राथमिकता का सवाल मैं इसलिए पूछ रहा हूं, आज 8वीं किस्त जारी की गई 2000 रुपए की, और अच्छा किया है, 20,000 के करीब करोड़ रुपए सरकार खर्च कर रही है। लेकिन दरअसल पिछले साल ये किस्त, ये तो 8वीं किस्त है, 24 मार्च से 30 अप्रैल के बीच में पहुंच गई थी किसानों के खाते में। आज हम 15 मई में, 14 मई में बैठे हैं। आज इस किस्त का ऐलान किया गया और इसके पीछे कहा जा रहा है कि राज्यों को हमने रिक्वेस्ट फॉर ट्रांसफर पर हस्ताक्षर होने और बाकी प्रक्रिया के लिए कहा था, उसमें देरी हो गई, डेटा का सत्यापन भी होता है। पर इसमें सवाल क्या ये छिपा हुआ है कि गांव देहात दरअसल हमारी प्राथमिकता नहीं है, सत्यापन में ही अभी टाइम लग रहा है। ये सत्यापन का वक्त है या ये पहले नहीं सोचा गया? देखिए संदीप जी, मैं एक उदाहरण दे रहा हूं। आपको पता है कि अभी बंगाल के चुनाव समाप्त हुए हैं और आज एक महत्वपूर्ण बात जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने अपने भाषण में भी कहा, उन्होंने कहा कि पहली बार जो है बंगाल के किसान भी इस प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ उठाने वाले। सत्यापन हुआ और 25 लाख से भी अधिक जो किसान, 25 लाख कह रहा हूं, 70 लाख से भी अधिक किसान जो बंगाल के थे, उनको भी आज ये लाभ मिला। तो आप बताइए, इसकी एक प्रक्रिया है, तो स्वाभाविक रूप से इस प्रक्रिया को पूरा करने के बाद ही जो ये डीबीटी के माध्यम से पैसा किसानों के अकाउंट में गया, 10 करोड़ किसानों के लगभग अकाउंट में लगभग 20,000 करोड़ रुपए गए और ये 8वां किस्त है। तो मुझे लगता है ये तो स्वागत योग्य कदम है और ये आवश्यक कदम है।
और बिल्कुल आप सही कह रहे हैं संदीप जी कि गांव हमारी प्राथमिकता है कि नहीं, और केवल 2,000 रुपए देने से क्या हो जाए, ये केवल 2,000 रुपए का विषय नहीं है। आप देख रहे हैं विगत वर्ष से ही, जब से पहला वेव आया था, अब ये दूसरा वेव चल रहा है, 80 करोड़ भारतीयों को किस प्रकार से मुफ्त अनाज, 5 किलो अनाज प्रति महीना ये मुहैया किया जा रहा है। सभी माताओं तक 500 रुपए पहुंचाने वाला जो क्रम था, वो क्रम किस प्रकार से मेंटेन है। ये सारी चीजें, बहुत सारे ऐसे पैकेज के रूप में, आत्मनिर्भर भारत के पैकेज के अंतर्गत जो डिक्लेयर किया गया था, गांव हो, देहात हो, चाहे शहर हो, जो भी जरूरतमंद है उन तक पहुंचाया जा रहा है। संदीप भाई, इसमें बिल्कुल कोई दो मत नहीं है। जितना भी करे वो कम रहेगा, क्योंकि बहुत बड़ा देश है। देखिए संदीप भाई, मैं हमेशा कहता हूं कि जहां तक भारत की आबादी का सवाल है, पूरा अमेरिका, पूरा अर्जेंटीना, पूरा यूरोप और पूरे ब्राजील को आप अगर समाहित करेंगे तो भारत के 135 करोड़ के देश की आबादी का निर्माण होता है। इतने बड़े चैलेंज को, इतने बड़े महामारी को जो 100 वर्ष में आता है, इसको धैर्यपूर्वक और संयम के साथ डील करना, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। नहीं, धैर्य तो है, और जैसा प्रधानमंत्री ने कहा, कभी भी निराश नहीं किया है गांव वालों ने देश को। पर देश ने, हमारी सरकारों ने, और जब मैं सरकारें कहता हूं उसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकारें दोनों को मैं जोड़ रहा हूं, क्या उन्होंने किसानों को निराश किया है, गांव वालों को निराश किया है? गांव में आप तो डॉक्टर हैं, डॉक्टर संबित पात्रा जी, अगर मैं ये कहता हूं, वहां की असल तस्वीर तो आई नहीं रही सामने। ये उन्नाव में जो दफनाए जा रहे हैं शव, गंगा नदी में जो अध जली लाशें तैरती हुई मिल रही हैं, और वो लगातार मिल रही हैं, वो सिलसिला अभी थम नहीं रहा है जी। ये कड़वी हकीकत बयां कर रहे हैं ना कि गांव देहात में हो क्या रहा है, जिसकी मैं अपनी भी जिम्मेदारी मानता हूं। मीडिया भी वो रिपोर्टिंग नहीं कर रहा। मल्ला काट रहे हैं, दिल्ली में ऑक्सीजन कम हो गई, मुंबई में क्या हो गया, गोवा में जी मौतें हो रही हैं, गांव देहात में क्या हो रहा है, उसकी तरफ हमारी निगाहें भी हैं क्या? देखिए संदीप जी, वाजिब प्रश्न है, और ये जो मतलब एक गुस्सा है, ये होना भी चाहिए, क्योंकि देखकर तो ये अच्छा नहीं लगता है किसी को। देखिए, प्रधानमंत्री जी के भाषण को मैंने आज ध्यान से सुना। उन्होंने कहा जो पंचायती राज सिस्टम है उसके माध्यम से हमें काम करने की आवश्यकता है, और इतने वर्षों तक कभी भी इस सिस्टम ने हमें धोखा नहीं दिया है, हमेशा देश के साथ खड़ी रही है। वो उन्होंने अपील किया गांव वालों को सावधान रहना, और पंचायती राज सिस्टम हमें कभी निराश नहीं करे। संदीप जी, इसमें कोई दो मत नहीं। अगर गांव में, प्रत्येक गांव में बड़े बड़े इमारत खड़े होते अस्पताल के रूप में, प्रत्येक गांव में ऑक्सीजन प्लांट होती, प्रत्येक गांव के अंदर अगर टर्शियरी डॉक्टर्स होते, अगर प्रत्येक गांव के अंदर क्रीमेटोरियम्स बहुत तादाद में होती, तो आज ये जो दृश्य हमें देखने को मिल रहा है वो नहीं होता। कारण यही रहा होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने आज से ठीक 15 दिन पहले जब टिप्पणी की थी कि 70 वर्ष के इंफ्रास्ट्रक्चर की खामियाजा हम भुगत रहे हैं, आज त्वरितता की आवश्यकता है। ठीक बात है, मैं भी मानता हूं कि हर गांव में एक टर्शियरी हेल्थ केयर सेंटर होना चाहिए। जब ये पेंडेमिक आता है, 100 वर्षों में एक बार आता है, 200 वर्षों में एक बार आता है, तब ये टेस्ट होता है कि वाकई हमने अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पे कितना लगाया है और हम कितना डिविडेंड उसका रीप कर रहे हैं। ये दुखद है, इससे पहले भी नहीं हुआ और अब गति से होना चाहिए। दूसरा है, आज प्रधानमंत्री जी ने अपने भाषण में गांव को लेकर यह भी कहा कि जो एमएसपी है गेहूं को लेकर, 10% अधिक एमएसपी इस बार, 10% अधिक गेहूं एमएसपी पे इस बार हमने प्रोक्योर किया है। और उन्होंने आंकड़ा भी दिया कि 58,000 करोड़ रुपया गेहूं को लेकर डीबीटी के माध्यम से किसानों के अकाउंट में गया है। संदीप भाई, मैं बिल्कुल विनम्रता से और संवेदनशीलता के साथ मानता हूं कि जितना भी किया जाए वो कम है, और मैं हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं, यहां बड़े अर्थशास्त्री भी बैठे हैं, विपक्ष के नेता भी बैठे हैं, आइए हम मिलकर काम करें। बिल्कुल आपके पास कोई सुझाव है, आप हमें भेजिए, हम उसको त्वरितता के साथ कार्यान्वित करेंगे। मैं एक वादा यहां पर याद दिलाना चाहूंगा। प्रधानमंत्री मोदी ने 2017 में सहारनपुर में एक चुनावी रैली में इस बात का वादा किया था, भरोसा दिया था कि गन्ना किसानों को जो उनका भुगतान है 14 दिन के अंदर करा जाएगा, और 14 दिन में नहीं होता तो ब्याज समेत किया जाएगा। और दरअसल ये 1968 की शुगर केन एक्ट है, जिसको कभी किसी भी सरकार ने, वो कांग्रेस की और बाकी विपक्ष की सरकारें रही हों, किसी ने इसे ध्यान में ही नहीं रखा, तो हमेशा लटकता रहा। और इस बार 23,000 करोड़ रुपए अभी भी बकाया हैं किसानों के। उत्तर प्रदेश में 11,700 करोड़ गन्ना खड़ा हुआ है, सूख रहा है। संबित भाई, मैं इसका उत्तर देता हूं। अगर मुझे ये विषय पता होता तो मैं बिल्कुल योगी जी की सरकार से बात करके आंकड़े लेकर आता, मगर फिर भी जो आंकड़े मेरे पास है मैं यहां रखने का प्रयत्न। आपने सही कहा, गन्ने का 1968 से जो विषय चला आ रहा है वो अनरिजॉल्व, और हमने ये प्रतिज्ञा किया
2017 में जब हमारी सरकार बनी, 2017 के मार्च के महीने से लेकर आज तक आपको जान के खुशी भी होगी, 1,12 करोड़ 1,12,000 करोड़ ये भुगतान योगी जी की सरकार ने गन्ने के लिए किया है। और केवल भुगतान ही नहीं, बहुत सारे ऐसे इनोवेटिव स्टेप लिए हैं जिसके माध्यम से जो गन्ना का जो उत्पादक है उसको कैसे लाभ होगा। मॉडर्नाइजेशन ऑफ मिल, जो मिल्स थी उनको अनेकों वर्षों के बाद मॉडर्नाइज किया, उनमें से किस प्रकार इथेनॉल प्रोडक्शन हो सके और इथेनॉल किस प्रकार आगे जा सके उसकी पूरी व्यवस्था की गई, जिससे कि लाभ आज वहां गन्ने के उत्पादकों को बकाया खड़ा है। गन्ना उतार दिया मिल में, पैसा नहीं आया, अभी अपने घर में बंद है किसान, अभी उसे गन्ने की बुआई भी करनी है और फिर धान भी लगाना है, उसके लिए बीज भी चाहिए, उसके लिए मजदूर भी चाहिए, वो भी नहीं मिल रहे। संदीप जी, इसका मैं 2 हिस्सों में जवाब दे रहा था। एक तो लॉन्ग टर्म आपने कहा, मैंने 1,12,000 करोड़ का एक लॉन्ग टर्म जो सरकार ने किया है वो बताया। देखिए, त्वरित अभी गन्ना खड़ा है, अभी गन्ने की क्या परिस्थिति है, सही मायने में मैं अभी ये जानकारी लेके नहीं आया, मगर मैं आपको बिल्कुल प्रतिज्ञा करता हूं, मैं जानकारी भी लूंगा और आपके विषय को उत्तर प्रदेश की सरकार तक भी पहुंचाऊंगा। और हम सब चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश की सरकार और वहां जो गन्ना उत्पादक है, इन दोनों के बीच में समन्वय सिर्फ उत्तर प्रदेश की बात नहीं है। 11,754 एग्जैक्ट फिगर बता रहा हूं 10 मई तक की जो आउटस्टैंडिंग है, पूरे भारत में 23,000 करोड़ रुपए बकाया है गन्ना किसानों की। मैंने कहा ना, देखिए 23,000 करोड़ रुपए बकाया है, उससे पहले कितना बड़ा रकम बकाया था, 1.12 लाख करोड़ का बकाया रकम को पूरा करने के बाद। और सबसे बड़ी बात है कि आप देखिए जिस प्रकार से गन्ने की जो ये जहां पर जाके आपको गन्ना सप्लाई करना है, वहां पे जिस प्रकार से लाइसेंसिंग इत्यादि हुई है, बहुत सारे कुछ प्रोएक्टिव मेजर्स लिए गए हैं, ये भी पहली बार हुआ। और जबकि ये कानून है, संबित भाई देखिए एक बात समझिए, आप और मैं, हमारा चेक बाउंस हो जाए हम जेल जाएंगे ना? गलत कह रहा हूं ना? ना, बिल्कुल जाएंगे ना। कानून है, 1968 का इस देश में कानून है, और कानून यह है कि भुगतान 14 दिन में हो और ना वरना ब्याज समेत हो। ब्याज तो मैंने लगाया नहीं अभी 11,754 करोड़ में, सिर्फ यूपी का, और 23,000 करोड़ में भी नहीं लगाया। पैसे नहीं देंगे कोई जेल भी नहीं जाता, किसान अपने घर में अपना सर फोड़ता रहे। नहीं संदीप जी, देखिए 68 से तो कोई जेल नहीं जा रहा था, ना तो कोई भुगतान हो रही। हाँ, पहली बार ही कम से कम भुगतान तो किया हमने, और वो भी कोई छोटे मोटे रकम का नहीं, मैंने रकम भी बताया, भुगतान किया है। ठीक है, अगर कुछ भुगतान और बाकी और ये है, तो सिर्फ केंद्र सरकार की बात नहीं है। एक मिनट संवेद, अबे दुबे, ये राज्य सरकारों की भी यहां पर जिम्मेदारी है। आज की तारीख में राज्य सरकारें क्या हकीकत बताने को तैयार हैं कि गांव देहात में दरअसल हकीकत क्या है? ये उत्तर प्रदेश या बिहार या मध्य प्रदेश या राजस्थान या पंजाब, ये पूरे देश की तस्वीर की मैं बात कर रहा हूं। संदीप जी देखिए, बिल्कुल सही है। माँ गंगा असीम दुख सह रही है, उसके आंचल में उसके बेटों की शत विक्षत लाशें बह रही है। ये बहुत दुखद और दर्दनाक है। हाँ बिल्कुल, 100 वर्षों में ये महामारी आती है, मगर 100 वर्षों के बाद ऐसा नेतृत्व आया है जिसने इस हिंदुस्तान को महामारी की आग में झोंक दिया है। मैं 3-4 बातों का खुलासा करता हूं सिलसिलेवार। आज प्रधानमंत्री जी ने 2-2 हजार रुपए ट्रांसफर किए 9 करोड़ 24 लाख के लगभग अकाउंट्स में। इस हिंदुस्तान में किसान हैं 14 करोड़ 64 लाख एग्रीकल्चर सेंसस के हिसाब से। उनके पास खेती का रकबा है 15 करोड़ 78 लाख हेक्टेयर। मोदी सरकार ने बीते 6-7 सालों में जो खेती की लागत बढ़ाई है वो 15,000 रुपए हेक्टेयर बढ़ा दी, अर्थात किसानों से 2,36,000 करोड़ रुपए छीन लिए। और दिया क्या? जब ये योजना आई 2018-19 में तो 6,005 करोड़ रुपए से ट्रांसफर किए। उसके अगले वर्ष में 49,000 करोड़ ट्रांसफर किए तो 19-20 किए तो आप तो 72,000 रुपए देने वाले थे। आपकी कितनी राज्य सरकारों ने दिए किसानों को 72,000 रुपए? सुनिए संदीप चौधरी जी, कितनी राज्य सरकारों ने न्याय किया? देखिए आप प्लीज, जितना समय दिया मुझे उसका आधा उतना ही दूंगा मैं, चिंता मत कीजिए। संबित पात्रा जी ने बड़े पंचायती राज प्रधानमंत्री जी की बात की। अरे हमारे समय 7,000 करोड़ रुपए था, खत्म कर दिया पंचायती राज संस्थान आपने। 913 करोड़ रुपए बजटरी प्रोविजन रखा है इस बार। एक बात समझ लीजिए, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का क्या हाल किया? फरवरी 2006 खरीफ 2016 से स्टार्ट हुई ये स्कीम। 26,021 करोड़ रुपए प्राइवेट कंपनियों ने शुद्ध मुनाफा कमाया है। संबित पात्रा जी जानते हैं आप, इसके पहले जब सरकार देखती थी तो वो लाभ किसानों को मिलता था। प्रधानमंत्री जी को यह बात साफ समझ आनी चाहिए
कि आपने पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ाकर, कीटनाशक से लेकर कृषि यंत्रों पर जीएसटी लगाकर लागत मूल्य बहुत बढ़ा दिया है। प्रधानमंत्री जी ने गेहूं की बात की, चावल की नहीं की संबित पात्रा जी, कि इस बार चावल कितना प्रिक्योर किया है आपने? इस बार चावल आपने जो प्रिक्योर किया है वो 465 लाख टन प्रिक्योर किया है। पिछले साल कितना किया था? 519 लाख टन, 50 लाख टन चावल कम प्रिक्योरमेंट आपने किया है। गन्ने की बात संदीप चौधरी जी ने की, विद्वान और मूर्धन्य पत्रकार है। 2017 में योगी सरकार आई थी, स्टेट एडवाइज प्राइस कितना बढ़ाया साहब? देश को बताइए, सिर्फ 10 रुपए। वो कह रहे हैं किसान की 400 रुपए तो हमारा लागत मूल्य आ रहा है, और तुम तो 310, 315 और 325 रुपए 3 अलग अलग किस्मों की गन्ने की देते हो। और संबित पात्रा जी, थोड़ा सा ज्ञान दुरुस्त कर लीजिए आपका। आपने कहा आपकी सरकार ने 1 लाख करोड़ रुपए चुकाया जो बकाया था। सरकार खरीदती ही नहीं है गन्ना, वो फैक्ट्रियों को देना होता है। सरकार सिर्फ इंश्योर करती है कि वो जो मिल मालिक जिन्होंने गन्ना खरीदा है वो गन्ने का भुगतान करें। नहीं, पर आप ये सारे आंकड़े बता रहे हैं, मेरे मूल सवाल को गौण कर गए, आप घुमा गए। जो गांव देहात की हकीकत है, राज्य सरकारें भी क्या असल तस्वीर सामने लेकर आ रही हैं? संदीप चौधरी, हमें पता भी है गांव में कितना संक्रमण फैला है। ना स्वास्थ्य मंत्रालय, ना आईसीएमआर, कोई डेटा ही नहीं है। शहरों के सारे डेटा हमारे पास हैं, गांव देहात का कौन सा डेटा है हमारे पास? मैं आपकी 100% बात से सहमत हूं। लव कुमार अग्रवाल जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस देख लीजिए। 734 जिले कुल हिंदुस्तान में हैं। उन्होंने बताया कि 20% से अधिक जो इन्फेक्शन है जिन जिलों में, वो 310 जिले हैं, और कुछ जिले तो 50% से ऊपर हैं। और अधिसंख्य उन्होंने बताया कि ग्रामीण जिले हैं। हमारे पास 16 लाख की कैपेसिटी प्रतिदिन आरटीपीसीआर टेस्ट की, 17 लाख की आपके एंटीजन टेस्ट की है, लेकिन हो कितने रहे? कभी 15 लाख होते हैं, कभी 18 लाख होते हैं। मोदी सरकार ने तो गांव देहात में हमारी व्यवस्था भगवान भरोसे है। ये मोदी सरकार को तय करना। सिर्फ मोदी सरकार क्या, राज्य सरकारों की कोई जिम्मेदारी नहीं। कृषि कानून बनते हैं, आप कहते हैं कि स्टेट सब्जेक्ट है, लॉ एंड ऑर्डर स्टेट सब्जेक्ट है, हेल्थ स्टेट सब्जेक्ट है, तो सारी जिम्मेदारी केंद्र सरकार की अबे दुबे। संदीप चौधरी जी, ऑक्सीजन मैपिंग कौन करेगा? अगर उड़ीसा में, हिमाचल में सरप्लस ऑक्सीजन है तो उसकी मैपिंग कौन करेगा? अगर प्राइमरी हेल्थ सेंटर में पैरासिटामोल भी नहीं मिलेगी तो ये राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है कि नहीं है? इख्तियार राज्य सरकारों का नहीं था संदीप चौधरी जी। 38,80,000 इंजेक्शन बनते थे हर मंथ, वो कम कैसे हो गए? एक्सपोर्ट कैसे हो गए? वैक्सीन के प्रोडक्शन का जिम्मा राज्य सरकारों के पास नहीं है। राज्य सरकारों के पास सब्जेक्ट एक्सपर्ट, ये केंद्र और राज्य ही करते रहेंगे ना मोदी सरकार। और किसान और गांव का आदमी पिसता रहेगा, वो देखता रहेगा। एक सेकंड, क्विक रिस्पांस संबित पात्रा, उसके बाद बाकी 3 मेहमान। देखिए, रेमडेसिविर को लेके मैं एक महत्वपूर्ण बात, क्योंकि अंत में उन्होंने रेमडेसिविर इंजेक्शन की बात की। देखिए, आपको जान के आश्चर्य होगा कि रेमडेसिविर जो है ये बहुत कम यूसेज में होता था कोरोना से पहले। अचानक जब अप्रैल के महीने में कोरोना बढ़ा, नहीं, गांव देहात की अभी बात कर रहे हैं, गांव देहात की प्राथमिकता को लेकर बात हो रही है। गांव देहात में भी रेमडेसिविर चाहिए, गांव देहात में भी अभी पैरासिटामोल ही नहीं मिल रही। मैंने तो कहा कि मैं तो बहुत खुश होता अगर हर गांव में एक टर्शियरी हेल्थ केयर सेंटर खड़ा होता, आप भी खुश होते। आज ये डिबेट ही नहीं होता अगर सारे गांव में, सारे हमारे डिस्ट्रिक्ट में एक एक एम्स खड़े होते। तो वो तो 70 साल में क्यों नहीं हुआ, उसका विषय तो यहाँ अभय दुबे जी बताएंगे। मैं तो 7 साल की भी बात कीजिए, हमेशा 70 साल में बात गुम हो जाती है। जिम्मेदारी आपकी भी है ना 7 साल। अगर 3-4 लोग एक साथ बोलेंगे तो मैं नहीं, मैं ही बोल रहा हूँ संदीप चौधरी जी। 1 मिनट अभय दुबे, आप नहीं, अभी एक एक करके नहीं, यहाँ पे क्रॉस टॉक नहीं होती मेरे शो में। संबित पात्रा, देखिए, आपने बिल्कुल सही कहा, गांव में पैरासिटामोल मिल रहा है कि नहीं, गांव में अभी हेल्थ फैसिलिटी क्या है। मैं तो बार बार कह रहा हूं, गांव में हेल्थ फैसिलिटी अगर शुरू से ही दुरुस्त होते तो आज ये डिस्कशन ही नहीं हो रहा होता। बहरहाल, अभी हम क्या दे पा रहे हैं? क्या कुछ दिनों के अंदर जिस प्रकार की परिस्थिति हिंदुस्तान में सेकेंड वेव के अंतर्गत बनी, हिंदुस्तान की सरकार ने उसे वाजिब तरीके से मैनेज किया। मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। रेमडेसिविर इंजेक्शन जो अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण इंजेक्शन रहा है, पहले इसकी किल्लत कुछ दिनों तक जरूर देखने को मिली, आज किल्लत नहीं है। आज आप देखेंगे लोग रेमडेसिविर के लिए जिस प्रकार से ट्विटर में ट्वीट करते थे या फोन करते थे, वो नहीं हो रहा है, क्योंकि रातों रात 20 प्लांट जो इंडिया में थे उनको 58 प्लांट्स में परिवर्तित किया गया। रातों रात इसकी मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाया गया। और तो मतलब आप कह रहे हैं थोड़ा धैर्य रखिए अभय दुबे, धैर्य रखे किसान। और मेरा सवाल इसलिए है, देखिए पहली लहर में गांव देहात में नहीं पहुंचा कोरोना, किसानों ने ही, गांव वालों ने इस देश की अर्थव्यवस्था को बचाया था। 28.9% के गोते में 3.9% की विकास दर दिखाई थी। यह इनाम मिला है गांव वालों को। बिल्कुल, मैं आपकी भावना से 100% सहमत हूं।
जिस गांव ने इस हिंदुस्तान को आर्थिक बदहाली की में डूबने से बचाया, उस गांव को डुबाया जा रहा है। और इसके लिए सिर्फ और सिर्फ जिम्मेदार मोदी सरकार के 5 राज्यों के चुनाव है। 21 फरवरी को जब 16,000 केसेस थे, तब सब लोगों ने आगाह किया था। विश्व भर के वैज्ञानिक कह रहे थे कि अमेरिका तो प्रधानमंत्री ने सभी मुख्यमंत्रियों को 17 मार्च को आगाह किया था। नहीं, संदीप ये फैक्ट शीट निकाली है बीजेपी ने, वो दावा कर रही है। संदीप चौधरी जी, मैंने कहा ना आपको कि ये किसको फैसिलिटेट करना था, ये बताइए। 20 मार्च 2020 को इन्होंने मीटिंग की कैबिनेट सेक्रेटरी ने सारे प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी से कि भविष्य में ऑक्सीजन की कमी होगी हमको, तो उसको कैसे मैपिंग करनी है और अनइंटरप्टेड सप्लाई हमको सुनिश्चित करना है। उसके बाद 15 अप्रैल 2021 तक कोई मीटिंग ही नहीं की इन्होंने। मध्य प्रदेश जैसा भाजपा का राज्य ये आरोप लगाता रहा कि उत्तर प्रदेश ने 12 घंटे तक ऑक्सीजन कंटेनर रोक कर रखे। तो ठीक है, प्राथमिकताओं की बात हो रही है। एक मिनट अबे दुबे, अब जो सवाल है युद्धवीर सिंह, गांव देहात का जी, गांव देहात में, हर गांव में क्या आज की तारीख में यह हकीकत नहीं है कि भाई 15-17 लोग पड़े हैं बीमार, 8-10 की मौत हो गई है? यह हकीकत नहीं है? देखिए, निश्चित तौर पे आंकड़े बताते हैं, निश्चित तौर पे गांव की हालत भयावह है। और गांव में जो है ना तो सुविधा है और ना जागरूकता है। दोनों से मतलब गांव के लोगों को वंचित रखा गया, ना तो जागरूक किया गया उनको और ना सुविधा दी गई उनको। यहाँ मतलब गांव में क्या सुविधा देंगे जब दिल्ली में सड़कों पे लोग मर रहे हैं बिना ऑक्सीजन के। दिल्ली जैसी राजधानी, क्यों दिल्ली वाले कहीं और से आए हैं, मंगल ग्रह से आए? नहीं संभल, वो भी तो देशवासी हैं और गांव वाले देशवासी नहीं है। गांव वाले देशवासी बहुत ही मतलब गांव वाले तो ये गांव का ही देश है ये। लेकिन यहाँ की प्राथमिकता, इन नेताओं की प्राथमिकता में ये जो शहर जिनका चश्मा शहर में घूमता है, तो जहाँ घूमता है चश्मा उसको संभालने वो नहीं संभाला इन्होंने। गांव को तो क्या संभालेंगे? ये गांव की तो इतनी दुर्दशा है आज। गांव में ना हेल्थ सेंटर है, ना ऑक्सीजन है, ना डिस्पेंसरी है, ना स्टाफ है, ना वेंटिलेटर है, कोई सुविधा गांव में नहीं है। पूरे तौर पे फैल चुका है, ना जागरूकता है, फैला हुआ है और गन्ना कट रहा है। गन्ना बहुत से लोगों का सूखा खड़ा हुआ है। और सुनो आप, अभी हमने गेहूं निकाला, देश के खाद्यान्नों में अनाज लाके अगले साल की भूख को मिटाने तो 58,000 करोड़ रुपए तो डायरेक्टली ट्रांसफर हुए। आज हमारा गन्ना सबसे ज्यादा पंजाब और हरियाणा वालों को दिए, सरकार दावा कर रही है। आज देखिए किसको दिए, वो इन्होंने गेहूं की खरीद बंद कर दी है। गेहूं मार्केट में पड़ा, किसान दर दर भटक रहा, इन्होंने कह दिया हमको जो लेना था ले लिया। आज जिस आशंका के साथ पिछले साल 248 लाख मीट्रिक टन गेहूं खरीदा गया था, इस साल 337 लाख खरीदा गया। वो इसके आंकड़े से खरीद रहे हैं राम जाने, लेकिन गेहूं को लेके किसान बैठा हुआ है। अभी गेहूं किसान का 40% गेहूं किसान के पास है। किसान ने गुनाह नहीं किया कि गेहूं पैदा करके, किसान ने इस देश के लिए गेहूं पैदा किया। इस देश की मतलब ये कटाई बुआई के लिए मजदूर हैं अभी गांव में। देखिए, कटाई बुआई का तो आजकल जो गेहूं का विशेष तौर पे हम बात करें, बुआई के लिए मजदूर नहीं है। धान की बुआई तो मैनुअल होती है, जो जून में शुरू होगी। मैनुअल होती है, वो दिक्कत होगी, उसमें मजदूरों की जरूरत होगी, जून में आएगी। हाँ। लेकिन कटाई में क्योंकि थोड़ा, अभी गन्ने की भी तो कटाई हो रही है। गन्ने की कटाई का एक बहुत बड़ा इशू है, गन्ने की बुआई का बहुत बड़ा इशू है। जहाँ पे गन्ने की जो हमारी ये जैसे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अलावा 13 राज्यों में गन्ने की खेती हम करते हैं, तो एक बहुत बड़ा इशू गन्ने की बुआई भी चल रही है और कटाई दोनों साथ साथ पैरेलल चल रहे हैं। हाँ। और अगले महीने जो है वो धान की रुपाई शुरू होगी। तो एक बहुत बड़ी समस्या आने वाली है मजदूरों को लेके, बहुत बड़ी एक किसान के सामने समस्या खड़ी होगी। लेकिन आज की हम अगर बात करें, गेहूं की फिलहाल हम बात कर रहे हैं, जिससे हम अभी निपटे हैं गेहूं से। जैसे तैसे कंबाइन हैं आज, और थ्रेशिंग की अच्छी सुविधा होने की वजह से किसान ने मैनेज करके गेहूं को निकाल दिया। लेकिन निकालने का क्या हुआ? मंडी में बैठा हुआ, कोई उसे पूछ नहीं रहा। बोर्ड लगा दिए, जिस बात को लेके जिस आशंका के साथ हमने आंदोलन शुरू किया था कि सरकार खरीद से भागेगी, सरकार ने मंडियों में 21 मंडियों में हरियाणा में बारदाना नहीं दिया और कह दिया अडानी के गोदाम में ले जाओ इसको। वही तो हम कह रहे थे कि मंडी खत्म हो गए, हमको अडानी के यहाँ भेजा जाएगा। मैं ये दिल्ली का बता, सरकार अगर 248 लाख मीट्रिक टन के से बढ़ाकर 337 लाख मीट्रिक टन
खरीदी की है, ये दावा है, सरकार बाकायदा आंकड़ा दे रही है। आंकड़ा तो अब वो आंकड़ा कितना सही है कितना गलत है वो तो एक विषय है सोचने का, लेकिन गेहूं जो है किसान का 40% गेहूं आज किसान लेके बैठा हुआ है, जो लिया नहीं, खरीदा नहीं गया, कोई ऊपर से तो आ नहीं गया। विजय सरदाना, एक सेकंड, विजय सरदाना, देखिए गांव की अर्थव्यवस्था जो रीढ़ की हड्डी है हमारी अर्थव्यवस्था की, वो दरकती दिख रही है, उसके बारे में कोई ख्याल कर रहा है या ये मैं गैर वाजिब सवाल उठा रहा हूं यहां पर? संदीप जी, बहुत वाजिब सवाल है। मैं 3 स्टेटमेंट आपके पढ़ रहा हूं जो आप ही के टीवी चैनल पे आए थे, और ये इंटरनेट पे है, कोई भी देख सकता है, ये फैक्ट्स हैं। उसके बाद मैं निवेदन करूंगा आपके माध्यम से हमारे किसान नेताओं। 1 मार्च का स्टेटमेंट है, वी आर नॉट अफ्रेड ऑफ कोविड, वोंट टेक वैक्सीन। संयुक्त किसान मोर्चा के नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि हमें कोरोना से डर नहीं लगता, हमें कोई वैक्सीन की जरूरत नहीं है। 1 मार्च इंटरनेट पे चेक कर ली। 22 अप्रैल जब हरियाणा सरकार ने कहा टेस्टिंग कराई जाए, आप किसानों को टेस्टिंग के लिए जबरदस्ती नहीं कर सकते, आप जबरदस्ती वैक्सीन नहीं दे सकते। 22-23 अप्रैल को इंटरनेट पे आप चेक कर लीजिए कि संयुक्त किसान मोर्चा के रिश्ते 6 दिन पहले आपका एक प्रोग्राम आता है माहौल क्या है, उस पे किसान के जब कैंपों में जाके आपके पत्रकार साथियों ने जब उनसे बात करी, जी हम तो किसान हैं, हमें कुछ नहीं होता, हम कोरोना से नहीं डरते। मेरा सिर्फ किसान नेताओं से निवेदन है, कृपया अपने किसान साथियों को समझाएं कि ये बीमारी है, ये ईगो से नहीं मैनेज होगी, ये दवाई से मैनेज होगी। बिल्कुल ठीक कहा। अब मैं थोड़ा सा इंटरवेंशन कर रहा हूं विजय सरदाना, थोड़ा सा इंटरवेंशन। अभी तक तो सरकार कह रही थी, आपका भी ये मानना है कि ये जो किसान आंदोलन है ये तो पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों का है, तो ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बजाय, उन्नाव तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में नहीं है, ना ही गाजीपुर, ना ही बनारस, और जो ये 6 राज्य जिनमें 30 जिलों से ज्यादा संक्रमण फैल गया है, 30 जिलों से भी ज्यादा में, उसमें महाराष्ट्र भी है, उसमें बिहार भी है, उसमें उत्तर प्रदेश भी है, उसमें मध्य प्रदेश भी है, उसमें तमिलनाडु भी है। तो ये सिर्फ 2-2.5 राज्यों में ही हो गया। 1 मिनट रुकिए, कान में मत बोलिए मेरे, 1 मिनट मेरे कान में क्यों बोल रहे हैं आप? कुछ यहां पर हमारे पीसीआर में दिक्कत हो रही थी। और दूसरी बात, आपने कहा कि ये किसान कह रहे थे कि नहीं हम वैक्सीन नहीं लगाएंगे, और गलत कर रहे थे, बिल्कुल गलत कर रहे थे, और आपने ठीक पॉइंट आउट किया। तो फिर पॉइंट आउट तो हमें 5 राज्यों में चुनाव भी करने चाहिए। जो ये बड़ी बड़ी रैलियां हुई थी, और कितने लोग उत्तर प्रदेश से भी, बिहार से भी, पश्चिम बंगाल खास गए थे चुनावी प्रचार प्रसार में, क्या वहां पर हमने लापरवाही बरती? विजय सरदाना। बिल्कुल, देखिए बीमारी है, जैसे संदीप जी हम आपसे पहले भी कई बार चर्चा कर चुके आपके प्रोग्राम में, ये जो कोरोना है ना, ये पूरी तरह से सेक्युलर है। इसको नहीं पता कि आप किस पार्टी से हैं, आपकी आइडियोलॉजी क्या है, आपका धर्म क्या है, आपका स्टेटस क्या है। इसीलिए बीमारी को अगर हम लाइटली लेंगे तो बीमारी आप पे हावी होगी, जो कोरोना ने करके दिखा दिया। ये बात बिल्कुल सही है। इसीलिए अगर आप देखें, आपके पास भी मेरे मैसेजेस आते होंगे, मैंने जितने पोल्ट्री के हमारे किसान हैं जो मुर्गियों में वैक्सीनेशन करते हैं और वायरस मैनेज करते हैं, मैंने हमारे मुर्गियों के किसानों को कंट्री वाइड मैसेज भेजा है सारे एसोसिएशन के माध्यम से कि बाकी जो हमारे किसान भाई हैं जो बीमारी को नहीं समझ रहे हैं, वायरस को नहीं समझ रहे हैं, कृपया उनको अपनी भाषा में किसान वायरस को नहीं समझ रहे हैं कि सरकारें इस वायरस को नहीं समझ रही हैं, और गांव देहात प्राथमिकता नहीं है, गांव देहात के आंकड़ों में दिलचस्पी ही नहीं है किसी की। मेरा सवाल ये है विजय सरदाना, सवाल बिल्कुल सही है। गांव देहात के अंदर हालत बहुत खराब है। सरकारी तंत्र कितना है पहले आप चर्चा कर चुके। अब समस्या यह है कि रास्ता क्या है, हमारे पास रिसोर्सेज क्या है। मैंने आज भी सुबह एक प्रोग्राम में यह कहा कि वेटनरी सर्विसेज को यूज करो, क्योंकि उनको वैक्सीनेशन आता है, कैसे वैक्सीन लगाते हैं वेटनरी डॉक्टर्स को भी पता है। आपका इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, कम से कम वेटनरी इंफ्रास्ट्रक्चर गांव में है। इकोनॉमिक एक्टिविटी बिल्कुल थम गई है क्या विजय सरदाना? क्या आप ये मानेंगे गांव देहात में
देखिए, जो इकोनॉमिक आप एक्टिविटी हर महीने कोई तनख्वाह तो आती नहीं कि 1 तारीख या 7वीं तारीख को किसान को उसके खाते में कोई तनख्वाह ट्रांसफर हो गई। वो तो भुगतान होगा, गन्ने का भुगतान आ नहीं रहा, आगे आपको धान भी उगाना है या गन्ना भी बोना है, उसके लिए आपको बीज भी चाहिए, आपको मजदूरी भी देनी होगी, तमाम चीजें हैं। वो कड़ी टूट रही है क्या गांव में, जिसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा है? देखिए, ऐसा है कि जहां पे कटाई रुकी है वहां निश्चित रूप से प्रॉब्लम होगी, लेकिन जो दूसरी समस्या गांव में आ रही है अलग अलग लेवल पे, जिस तरह से महंगाई बढ़ी है, जैसे मैं आपको बताऊं, जो सोयाबीन 30-35 रुपए में बिकता था 70 रुपए हो गया है। जो पशुपालक सोयाबीन पे मुर्गी उत्पादन करते थे वो बर्बाद हो रहे हैं, क्योंकि 70 रुपए का सोयाबीन मुर्गी को कैसे खिलाएगा वो। समस्याएं दूसरे रूप में आ रही हैं। हमारे किसान नेता कहते थे एमएसपी से ऊपर मिलना चाहिए, आज सोयाबीन मक्का सब एमएसपी से ऊपर है। मुर्गी का किसान कहता है 70 रुपए का सोयाबीन मैं ले गूं तो मैं मरूंगा। कहने का मतलब ये है कि हमें समझना पड़ेगा, स्थितियों में कई नए डायमेंशन जुड़े हैं। तो उसी पर तो एक सेकंड युद्धवीर देवेंद्र शर्मा, उसी पर तो हमें ध्यान देने की जरूरत है। यह कह देना अच्छी बात है, सरकार ने किया, 2000 रुपए दिए किसान सम्मान निधि में, 80 करोड़ जनसंख्या को आप 5 किलो गेहूं या चावल और 1 किलो दाल दे रहे हैं, अच्छी बात है। पर वो तो बेयर सब्सिस्टेंस है ना, कि आप जिंदा रहेंगे। पर सिर्फ जिंदा रहना ही हमारा काम है क्या? देखिए संदीप जी, जो आपने कहा कि 2000 रुपए की जो एक क्वार्टरली जो सपोर्ट किसान को मिलती है पीएम किसान निधि में, ये इसमें कोई शक नहीं है कि ये एक्नॉलेज करना चाहिए कि ये बीजेपी सरकार का बहुत एक अहम स्टेप था जो इन्होंने 2018 में लिया है। इस साल में किसानों को 6000 रुपए मिले। हालांकि हम जानते हैं कि 500 रुपए पर मंथ किसान के जमे आएगा, लेकिन मेरा ये मानना है कि ये क्या कारण है कि हर बार, चाहे वो 8वीं किस्त हो, हर बार हम बड़ी ताम झाम के साथ ये बताते हैं कि हमने किसानों को 2000 रुपए दिया है, लेकिन जब हम कॉर्पोरेट को देते हैं तब कभी हम बात ही नहीं करते। अब देखिए, आपको याद होगा सितंबर 2019 में सरकार ने 1.5 लाख करोड़ के आसपास 1.45 लाख करोड़ का टैक्स कंसेशन दिया था कॉर्पोरेट्स को। वो हर साल टैक्स कंसेशन मिलेगा। क्या कभी हमने हर साल उसका कोई ऐसा कोई प्रोग्राम किया ये बताने के लिए देश को कि भाई वो हम कॉर्पोरेट्स को इस साल 1.5 लाख करोड़ देने जा रहे हैं बाय टैक्स कंसेशन? क्यों है कि किसानों का चाहे छोटा सा भी अमाउंट हो उसके ऊपर बहुत सारा एक मैसेज दिया जाता है कि किसानों का हमने बहुत भला किया है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि जो भला किया वो तो हम जानते हैं। दूसरी बात देखिए, जब किसानों का कर्जा माफ होता है, तो मैं पंजाब सरकार की बात करता हूं, तो बड़े बड़े चेक बनाए जाते हैं, जैसे वो क्रिकेटर्स को दिया जाता है इनाम, वो बड़े बड़े चेक बनाए जाते हैं, किसानों को वहां बिठाया जाता है और उनको हर एक को बुलाकर वो चेक दिए जाते हैं, वो बोर्ड दिया जाता है कि देखो हमने आपका इतना कर्जा माफ कर दिया। जब हम कॉर्पोरेट्स का नॉन परफॉर्मिंग एसेट माफ करते हैं तो क्या कारण है कि हमारे देश में कभी ऐसा प्रोग्राम नहीं होता कि हम उनको भी एक अपने बड़े बड़े बोर्ड दें कि हमने आपका इतना कर्जा माफ किया? ये क्या कारण है कि हमें दिखाना पड़ता है कि हमने किसानों के लिए इतना काम किया? उसका कारण स्पष्ट है, सब लिप सर्विस पे कर रहे हैं। हम गांव देहात को लिप सर्विस पे करते हैं कि वो अपना संभाल लेंगे। इसलिए ये जानना जरूरी है कि क्योंकि हम एक लिप सर्विस पे करते हैं, क्योंकि हमने उसकी अनदेखी की है, तो हमें शायद जोर शोर से बताना पड़ता है बाजे के साथ कि हम किसानों का इतना भला कर रहे हैं। किसानों का संकट हम सब जानते हैं देश में भयंकर है और वो अभी से नहीं बहुत सारे दशकों से चलता आ रहा है। अब जब ये कहा जा रहा है कि भाई किसान बॉर्डर पे बैठा हुआ है और कोरोना का काल है, मैं बिल्कुल मानता हूं, लेकिन क्या इस समय हमारी सरकार को नहीं चाहिए कि वो भी एक अपना बड़ा दिल दिखाएं, बड़प्पन दिखाएं और कहें कि हम ये लॉस को विड्रॉ करते हैं, आप अपने घर वापस जाइए, आप इस बीमारी से भी जूझिए और खेती से भी जूझिए, अपना जो एफर्ट करना करिए। ये काम क्यों नहीं हो सकता? अगर हम ये कह सकते हैं कि कुंभ के मेले में से सिर्फ सिंबॉलिक रखिए और वापस चले जाइए, तो हम ये क्यों नहीं कह सकते हम ये लॉस विड्रॉ कर रहे हैं और आप वापस चले जाइए? मैं मानता हूं कि किसान चले जाएंगे अगर हम ये लॉस को विड्रॉ करते हैं। तो ये एक जो बड़ा दिल होना चाहिए सरकार का, और मैं अपेक्षा करता हूं कि आने वाले दिनों में सरकार ये स्टेप लेगी और ये दोनों के हित में है। पर मैं तात्कालिक बात कर रहा हूं, वो आंदोलन चल रहा है, वो किसान आंदोलन, सरकार के बीच अभी वो गेंद लगातार एक दूसरे के पाले में डाली जा रही है। मेरा सवाल ये है देवेंद्र शर्मा कि आज की तारीख में किसान के पास पैसे नहीं हैं, वो फसल काट भी रहा है तो बिक नहीं पा रही है, आगे फसल भी बोनी है उसके लिए उसे मजदूर नहीं मिल पा रहे हैं। हालत तो यह है कि मनरेगा जो एक लाइफलाइन है गांव देहात में, मनरेगा कैसे चल पाएगा
अप्रैल मई जून के आंकड़े जो हम जुलाई में करेंगे उसके बारे में चर्चा, वो शॉकिंग होने वाले हैं। जो ये 100 दिन काम मिलता है आपको, वो कहां मिलेगा? अभी काम हो कहां रहा है? घेराबंदी हो रखी है, गांव में कोई बाहर निकलने को तैयार नहीं। ये बहुत चिंताजनक विषय है जो आपने छेड़ा है, और मुझे लगता है कि ये सारे देश में चर्चा इस बात की होनी चाहिए कि जो खेती में जिस तरीके से संकट है, एक तो आपने बताया कि उसकी इकोनॉमिक कंडीशन का एक बहुत बड़ा संकट है, और दूसरा जो अभी ये संक्रमण का और ये जो महामारी का, ये दोनों जब मिल जाएंगे तो उसमें खेती का जो क्राइसिस है वो और बढ़ के आएगा। लेकिन एक बात और भी समझनी है हमें संदीप जी, जो हमारे पहले मित्र संदीप पात्रा जी कह रहे थे कि हम चाहते हैं कि गांव में टर्शरी हॉस्पिटल्स हो, सब सेंटर्स हो, बिल्कुल जो उसमें ऑक्सीजन की सप्लाई हो, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं वो। लेकिन कभी हमें ये भी सोचना चाहिए कि आज तक तो हमारे ही देश के इकोनॉमिस्ट कह रहे थे कि पब्लिक सेक्टर स्पेंडिंग जो है एग्रीकल्चर में, हेल्थ में और एजुकेशन में, उसको कम करिए। एक तरफ तो हम फिस्कल डेफिसिट को बचाने के लिए, उसको कम करने के लिए एक हमने जो लक्ष्मण रेखा खींची हुई है 3% की, हम उसको करने के लिए हम इस तरफ तो कटौती करते जाते हैं, फिर हम एक्सपेक्ट करते हैं कि गांव का जो है या हेल्थ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बढ़े या बने। वो कैसे बनेगा? मुझे लगता है कि हमारी इकोनॉमिक सोच को भी बदलना पड़ेगा कि जो ये आज तक हमें बताती आई है कि भाई इन चीजों के ऊपर हम अटैक रखें, इन चीजों के जो हमारा जो जितने भी इन्वेस्टमेंट है उसको हम कम करें। मुझे लगता है तो मतलब बेसिकली हमारी पोल खुली है। संबित पात्रा, वो पुरानी कहावत है ना, बोया पेड़ बबूल का आम कहां से हुए। गांव देहात को जो हमने नजरअंदाज किया, और यहां मैं आपसे इत्तेफाक रखूंगा, जो आप 70 साल की बात कर रहे हैं उसमें मैं 7 साल की जिम्मेदारी आप पर तय करता रहूंगा, लेकिन 70 साल हमने सिर्फ वो जो लिप सर्विस की है ना, अब उसकी पोल खुल रही है। देखिए संदीप भाई, आपने तो उस मुहावरे में ही सब कुछ कह दिया कि बोया बीज बबूल का तो आम कहां से। तो अब देखिए, बबूल का जो बोए थे, जिन्होंने बबूल का, वो बैठे हुए हैं, वो बोने वाले बताएंगे। अब एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आम हो जाए उस पेड़ के ऊपर, तो उसको आम करने में भी समय लगेगा और वक्त लगेगा। मैं धैर्य शब्द का इस्तेमाल नहीं करना चाहता, क्योंकि जिनके घरों में मौतें हो रही हैं वो इस शब्द को एक गाली के रूप में देखेंगे। मैं वाकई इस शब्द का इस्तेमाल नहीं करना चाहता। मैंने काफी इस डिबेट में दिलचस्पी ली, मगर मैं 2-3 चीजों पे अपने विषय को रखना चाहूंगा गंभीरता के साथ। नंबर 1, मुझे कहीं ना कहीं लगा कि कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने जो किसान आंदोलन टिकरी बॉर्डर इत्यादि पे चल रहा है उसको सेंटर स्टेज में लाने का प्रयास कर रहे हैं। मैं उस किसान आंदोलन को एक गाली के रूप में वर्तमान में देखता हूं। बुरा मत मानिएगा, मैं यहां व्यक्तिगत रूप से सबका सम्मान करता हूं, मगर जो अभी विजय सरदाना जी ने कहा कि हम वैक्सीन नहीं लगाएंगे, ये कोरोना को डरने की बीमारी नहीं है, हम दिल्ली मार्च करेंगे, जिस प्रकार की बात आज से 10 दिन पहले तक लोग कर रहे थे, ये एक भद्दा मजाक और एक भद्दी गाली है। मुझे लगता है एक रेस्पॉन्सिबल सिटीजन के लिए, और क्योंकि जो लोग बैठे हैं आंदोलन में वो रेस्पॉन्सिबल, वो लीडर्स हैं, वो नेता हैं, वो आम किसान नहीं है, वो उनके एक मोर्चे के नेता बैठे हुए हैं। और तो और अभी 5 दिन पहले एक महिला का वहां रेप होना, आम आदमी पार्टी के नेता का उसमें इन्वॉल्वमेंट होना, और योगेंद्र यादव जी का भी नाम उसमें आना कि उनको पता था। मुझे लगता है कहीं ना कहीं गैर जिम्मेदाराना आपने गंभीर आरोप लगाए हैं। युद्धवीर रिस्पॉन्ड करेंगे, फिर दूसरी बात। युद्धवीर जी आप रिस्पॉन्ड करिएगा। हाँ, पहले युद्धवीर रिस्पॉन्ड करेंगे। युद्धवीर देखिए, रेप अभी आ रहा हूं संवेद, दूसरी बात भी करेंगे, अभी रुकिए। हाँ, रेप के मामले में लड़की के पिताजी ने दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें 70 पत्रकार थे, और उन्होंने कहा कि संयुक्त मोर्चे के लोगों ने जितना मुझे इस मामले में सपोर्ट किया और जितना मुझे न्याय की तरफ ले रहे हैं, मैं कहीं हिल भी रहा था, लेकिन संयुक्त मोर्चे के लोगों ने ये कहा कि उस बेटी को न्याय मिलना चाहिए, हम आपके साथ खड़े हैं, उसकी जांच की जाएगी। वो लोग, वो सुने आप, वो संयुक्त मोर्चे के लोग नहीं थे, कोई बात नहीं थी, उसके बाद भी हमने उनको सपोर्ट किया। आप बड़ी जल्दी, किसान मोर्चे के सरदाना जी ने भी आरोप लगाए, आपने भी आरोप लगाए, ये थाली बजाना और ये दिया जला के कोरोना भगाना आपने ही सिखाया था। ये देश के प्रधानमंत्री ने सिखाया था। अगर किसान नेता कह रहे हैं बीमारी नहीं है तो प्रधानमंत्री नहीं, क्रॉस टॉक में बात खत्म हो जाती है। विजय सरदाना, ऐसे नहीं होगा, उससे बात ही नहीं समझ में आती। आरोप सीधा ये है, विजय सरदाना ने भी लगाया और संबित पात्रा ने भी। आप लोग कहते घूमे, अरे किसानों को थोड़ा होता है कोरोना, हम टीका नहीं लगवाएंगे। तो गाहे बगाहे क्या
अनजाने में ही सही, क्या आप कोरोना संक्रमण फैलाने में एक जरिया बने? सवाल सीधा ये। कोरोना संक्रमण में बहुत ही हो सकता है किसी व्यक्ति ने कहा हो, लेकिन आप हमारे मोर्चे पे जाइए, आप गाजीपुर जाएं, हम अपने मंच से 4 दफे घोषणा करते हैं प्रतिदिन। ये बीमारी है, ये इसको इग्नोर ना करें। हम हर टेंट में जाके डेली देखते हैं कि हमारे किसी साथी को संक्रमण तो नहीं है, उसकी दवा देते हैं। हमने वहां पे कैंप में बाकायदा उसके पैकेट बना के, किट बना के रखे हुए हैं। ऐसा नहीं है आपके कहने से हो जाएगा, कोई व्यक्ति विशेष होगा। और वो तो मैं कह रहा हूं, ठीक है, आपने जवाब दिया। पर यहां पर संवेद फिर पलटकर आप भी थे, मैं आपसे मिला था कोलकाता में, पश्चिम बंगाल में और कोलकाता खास की बात कर रहा हूं, वहां पॉजिटिविटी रेट 50%। 10 आदमी का टेस्ट हो और 5 आदमी वहां पर पॉजिटिव निकल रहे हैं, तो पलटकर क्या यह कहा जाए आप लोगों ने, राजनेताओं ने वहां पर सुपर स्प्रेडर का काम किया? क्या एक दूसरे पर ब्लेम गेम में ही कोरोना की कहानी खत्म हो जाएगी? नहीं, ये अच्छा प्रश्न है और इसका जवाब मैं तल्लीनता से देता हूं और बहुत संवेदनशीलता के साथ। सही बात है, इतनी बड़ी बड़ी रैलीज हुई हैं तो कहीं ना कहीं तो इसको स्प्रेड करने में मदद तो हुई ही होगी। ऐसा नहीं कि खाली भारतीय जनता पार्टी ने रैली किया। पहली बात तो है, देखिए, जहां तक इलेक्शन कमीशन का सवाल है, उनका एक कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट है 5 वर्षों के बाद अगर इमरजेंसी लगा के शिफ्ट भी करना है तो उसके लिए एक कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट लेना पड़ता है। वर्चुअल रैली हो सकती थी, वो रोका था। नहीं, सुनिए, मैं एक सवाल पूछता हूं। वर्चुअल रैली के तो बिहार के समय इलेक्शन कमीशन ने वर्चुअल रैली के लिए बोला था। उस समय कांग्रेस और आरजेडी ने मना किया था कि हम वर्चुअल रैली नहीं चाहते हैं। ममता बनर्जी ने भी इलेक्शन की रैली किए, राहुल गांधी जी ने भी इलेक्शन की रैली किए, केरल में किए। मैं एक सवाल आज पूछ रहा हूं, आप इसको वाइडर डिस्कशन में लीजिएगा। 3rd वेव का भी अंदेशा है, अभी 2nd वेव समाप्त भी नहीं हुआ। 2022 में 4 एक राज्यों का चुनाव है। अगर चुनाव आयोग, जिसको तो मर्डर भी कह दिया गया है, अगर चुनाव आयोग इसको 2 वर्ष के लिए स्थगित कर देगा तो कहीं कोई ये तो नहीं बोलेगा कि मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी है, या इसमें सब लोग तैयार हैं कि इलेक्शन स्थगित हो जाए। अबे दुबे, लास्ट कमेंट क्लोज करना मुझे कार्यक्रम। संदीप चौधरी जी, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है। ये सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार ने इतनी भयावहता इस महामारी की है। ये कहना कि 70 साल से कुछ नहीं किया, अरे 70 साल में ऐसी कोई सरकार नहीं आई जिसके समय में 4 लाख केसेस प्रतिदिन आए, 37-38 लाख एक्टिव केसेस। महामारी आई ना, क्या वो सरकार लेकर आई है क्या? के साथ ना आपने समय पर, एक मिनट सम्मित बीच में नहीं, अब उनको क्लोजिंग कमेंट देने दीजिए। देखिए, ना आपने दवाइयों का प्रबंध हिंदुस्तान में समय रहते किया। डिजीज फॉर डायनामिक इकोनॉमिक पॉलिसी रिसर्च अमेरिका कह रहा था कि आपने नई स्थिति संभाली तो 58 करोड़ केसेस होंगे। आईसीएमआर ने फरवरी में अपनी रिपोर्ट में खुलासा किया था, आपने जारी नहीं होने दी कि 30 करोड़ लोगों में ये इन्फेक्शन हो गया है। क्या बात करते हैं आप? आपने हर स्तर पर इस बात को छुपा कर रखा क्योंकि आपको सत्ता की भूख थी 5 राज्यों की। संबित पात्रा जी, आप ये कहना बंद कर दीजिए। नहीं, ये देखिए, राजनीतिक तू मैं तो कोई हल नहीं है कि जी उन्होंने किया, इसने किया। महामारी के बीच हैं, ये संकट काल है, आपातकाल है ये दरअसल। तो एक दूसरे पर राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप से ये कोरोना नहीं भागेगा। पर मूल सवाल ये है, देश की 2/3 जो जनसंख्या है वो इस कोरोना की चपेट में आ गई है। प्रधानमंत्री की बात फिर से दोहराऊंगा, गांव वालों ने निराश नहीं किया है कभी देश को, लेकिन क्या देश, हमारी सरकारें गांव वालों को निराश कर रही है? गांव पर ध्यान दो, कुछ तो करो ना सरकार। नमस्कार। खास जड़ी बूटियों से बना पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण आज ही ले आएं। पेट सफा पहली रात से ही असर दिखाता है और इसकी आदत भी नहीं पड़ती। पेट सफा, हर रोग दफा।